जिसमें चाहे वो आइडेंटिटी के बारे में बात हो, चाहे किसी को सोशल मीडिया साइट्स पर कुछ अभद्र भाषा बोलने की बात हो या साइबर डिफेमेशन हो, किसी के भी बारे में कुछ भी लिख देना। तो 2000 में ये साइबर लॉ डेवलप होना शुरू होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया जाता है और उसके तहत ही सजाओं का प्रावधान किया जाता है। पूरे भारत में अगर 130 करोड़ लोग हैं तो फेसबुक कितने ग्रीवियंस ऑफिसर नियुक्त करती है। मेरे साथ कोई फेसबुक पे क्राइम होता है तो उसके लिए मैं क्या पुलिस स्टेशन जाऊं या फेसबुक को इंटीमेट करूं। और जो अब मार्केट में चल रहा है फाइनेंशियल क्राइम, फाइनेंशियल साइबर क्राइम, ये इसका चरम रूप हमें देखने को मिल सकता है। आपकी इमेज खत्म हो सकती है, आपकी फेक वीडियोस बनाई जा सकती हैं, आपको डिजिटली किडनैप किया जा सकता है। ट्विटर हमारे देश के कानूनी गाइडलाइंस को मानने से मना कर देता है। टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन बैन कर दिए जाते हैं। नवंबर 2022 में एम्स दिल्ली के कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मैसेज शो होता है कि आपके पेशेंट का सारा डेटा चुरा लिया है और हमें इस पर्टिकुलर चुराई हुई चीज़ के लिए कुछ अमाउंट चाहिए, जिसको हमने रैंसम कहा, फिरौती की रकम कहा और इस अटैक को नाम दिया रैंसमवेयर। मैं बात कर रहा हूँ एम्स दिल्ली पर हुए साइबर अटैक की, जिसमें 2 हफ्ते तक पेन और पेपर पर उन पेशेंट का डेटा मैनेज किया गया, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम पे उपलब्ध डेटा को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाई कोर्ट। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आप ये देख पाएँ साइबर क्राइम किस तरीके से डेवलप हुआ, साइबर क्राइम का पास्ट क्या था, साइबर क्राइम अब क्या है और साइबर क्राइम का फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर हम बात करें 90s की, तो 90s में कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही इंटरनेट था और उन चुनिंदा लोगों ने इंटरनेट का जैसे ही यूज़ करना शुरुआत की तो धीरे धीरे नई नई चीज़ें डेवलप होती गई। गूगल भी डेवलप हुआ 90s के बाद, उसके बाद याहू आया, ऑरकुट आया और तरह तरीके की चीज़ें। एक केस जो इंडिया में साइबर का कोई भी कानून नहीं था उससे पहले हो गया। उस केस का नाम था याहू इंडिया। yahoo.com नाम से एक साइट चला करती थी जो मेल आईडीज प्रोवाइड करवाती थी, सर्च इंजन था। आकाश अरोड़ा नाम के एक व्यक्ति ने याहू इंडिया बनाया। याहू ने उस पर केस किया और ये कहा कि याहू उनका खुद का डोमेन है और आकाश अरोड़ा को याहू इंडिया फिनिश करना पड़ा, ख़त्म करना पड़ा और उसके बाद कुछ पेनल्टीज़ लगाई गई। तब ये देखा गया कि आखिर भारत में साइबर क्राइम को लेकर क्या कानून की आवश्यकता है। तो 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया, जिसमें अलग अलग तरीके के प्रावधान किए गए, जिसमें चाहे वो आइडेंटिटी के बारे में बात हो, चाहे किसी को सोशल मीडिया साइट्स पर कुछ अभद्र भाषा बोलने की बात हो या साइबर डिफेमेशन हो, किसी के भी बारे में कुछ भी लिख देना। तो 2000 में ये साइबर लॉ डेवलप होना शुरू होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया जाता है और उसके तहत ही सजाओं का प्रावधान किया जाता है। और इसी तरीके से आगे जिस तरीके से केसेस होने लगे, एक केस होता है 2004 में सुभाष कट्टी केस, जो एक व्यक्ति एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी महिला की ऑब्सीन फ़ोटोज़ डालता है। ऑब्सीन फ़ोटोज़ डालने के बाद ये सुनवाई होती है 2004 में, उसका ट्रायल में उसको कन्विक्शन की जाती है आईटी एक्ट में, साइबर लॉज के अंतर्गत, कि आप किसी का भी एमएमएस इस तरीके से नहीं डाल सकते। उससे पहले ऐसा कोई कानून ही नहीं था। 2005 में भी बाजी.com करके एक प्लेटफॉर्म को बैन करवाया जाता है, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पर एमएमएस लीक किए जाते थे, उस प्लेटफॉर्म पर ऑब्सीन मटेरियल्स डाले जाते थे। तो क्या प्लेटफॉर्म की लाइबिलिटी क्या थी, इस तरीके से उसको भी प्लेटफॉर्म को बैन किया जाता है। उसके लिए आईटी एक्ट में सेक्शन 69 के तहत उसको प्लेटफॉर्म को बैन करने की पावर सरकारी एजेंसीज़ के पास, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के पास होती है। आप ये बात यहाँ तक याद रखिए कि अभी तक 2005 तक हमारे पास सिर्फ एक ही एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ही है, जिसके तहत भारत में होने वाले किसी भी तरीके के साइबर क्राइम को डील करने के लिए हमारे पास एक ही कानून। अगर मेरे साथ कोई अपराध हो जाए, आपके साथ कोई अपराध हो जाए उस 2005 में, तो एक ही कानून के तहत मुकदमा दर्ज होता था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बनती गई, अलग अलग तरीके के केस होते गए। एक पुणे का केस, पुणे केस के नाम से पुणे 2005 में ही ये केस होता है,
जिसमें पुणे में एक कॉल सेंटर होता है। उस कॉल सेंटर के लोग अपने अमेरिकन क्लाइंट्स के 1.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड करते हैं। धीरे धीरे साइबर लॉ डेवलप होता गया कि किस तरीके से ये फ्रॉड हुए। जैसे ही कोई कानून डेवलप होता है, लॉ बनता है, उससे पहले वो समस्या होती है, उस समस्या के समाधान के लिए कोई भी कानून बनाया जाता है। ये था कुछ पास्ट की स्टोरी साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम में धीरे धीरे अब तो ये चरम सीमा पर पहुंचने की कगार पर है। ये वीडियो जब हम 2025 में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आगे इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि 2025 में क्या चल रहा है, किस तरीके का साइबर क्राइम 2025 में हो रहा है और आगे फ्यूचर क्या हो सकता है। 2040 में ये साइबर क्राइम कैसा होगा, 2050 में क्या होगा, किस तरीके की फ्रॉड हो सकते हैं, इन सभी टॉपिक्स पर हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। ये वीडियो अंत तक देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपके साथ होने वाले साइबर क्राइम के बारे में आप सचेत रह सकें, पहले से ही जान पाएं। 2005 के बाद धीरे धीरे अमेंडमेंट एक्ट आए, रूल्स बने, इंटरमीडिएरी रूल्स बनी और 2021 में एक कानून आता है जिसको हम इंटरमीडिएरी रूल कहते हैं। और ये बात स्टार्ट हुई कोविड के टाइम के बाद, जब ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी के कुछ अकाउंट सस्पेंड होते हैं। ट्विटर हमारे देश के कानूनी गाइडलाइंस को मानने से मना कर देता है। टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन बैन कर दिए जाते हैं। तो सरकार इन टॉप इंटरमीडिएरीज पर, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना कंट्रोल चाहती है, तो इंटरमीडिएरी रूल बनाए कि कोई भी इंटरमीडिएरी रूल्स का अगर पालन नहीं करेगा तो भारत देश में इनको बिजनेस करने की किसी भी तरीके की परमिशन नहीं है। इनको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से, इनको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, अपने आप को पूरी प्रॉपर रिपोर्ट बना के सबमिट करानी पड़ेगी, वेरियस एनओसीज लेनी पड़ेंगी और हमारे देश के साइबर के कानून को लेकर जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करेंगी। इनके ग्रीवियंस ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए इंटरमीडिएरी रूल्स बनाए जाते हैं। इंटरमीडिएरी रूल्स में रूल 3, रूल 4 ड्यू डिलीजेंस और एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस के बारे में प्रावधान करते हैं, जिसमें ये कह दिया गया कि कोई भी सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी रूल को फॉलो करेगी और फॉलो करने के साथ साथ उनको ग्रीवियंस ऑफिसर्स की नियुक्ति करनी पड़ेगी। अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को समझें, पूरे भारत में अगर 130 करोड़ लोग हैं तो फेसबुक कितने ग्रीवियंस ऑफिसर नियुक्त करती है। मेरे साथ कोई फेसबुक पे क्राइम होता है तो उसके लिए मैं क्या पुलिस स्टेशन जाऊं या फेसबुक को इंटीमेट करूं, और अगर पुलिस स्टेशन जाऊं तो कितना आप उस पुलिस ऑफिसर की बात मानते हैं। मेरी वीडियो अगर वायरल हो गई तो उसको हटाने के लिए मुझे पुलिस से पहले क्या आपके ग्रीवियंस ऑफिसर के पास नहीं जाना चाहिए। ग्रीवियंस सेल्स नियुक्त की गई, फेसबुक की भी ग्रीवियंस सेल है, आप गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगी। हमारी साइट पे भी इमरजेंसी सर्विसेज में हमने वो चीज़ डाली हुई है, हाउ टू कॉन्टैक्ट विद द फेसबुक ग्रीवियंस ऑफिसर और द नोडल ऑफिसर। इन सभी के नोडल ऑफिसर्स हैं। 2021 से पहले ये सुविधा नहीं थी। 2021 के बाद अगर आपकी फेसबुक आईडी हैक हो जाए, व्हाट्सएप हैक हो जाए, तो डायरेक्ट आप इनसे कोऑर्डिनेट करके आप उन चीज़ों को रिकवर कर सकते हो इनके नोडल ऑफिसर और ग्रीवियंस ऑफिसर से। 2021 में ये गाइडलाइंस बनाई गई, उसके बाद काफ़ी डेवलपमेंट होता है और अब DPDP एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जो कि धीरे धीरे कोशिश है इस साल एनफोर्स हो जाए, और ये एक धमाका करने वाला एक्ट जिसमें आपके हर डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने कानून बना दिया। ये कानून बना दिया, अगर आपका कोई भी डेटा हॉस्पिटल में है, अगर हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को ये पता है आपका ब्लड ग्रुप क्या है और थर्ड पार्टी को ये पता लगता है, तो आप भी इस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, उस डिपार्टमेंट पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हो कि मैंने डेटा साहब आपको दिया था चेक करने के लिए, सामने वाले व्यक्ति को इसके बारे में कैसे पता लगा। ये है DPDP एक्ट। और अब हम बात करें, ये प्रेजेंट सिनेरियो था 2025 की। अगर हम बात करें तो 2025 के बाद का जो समय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप फेक हैं, डिजिटल रेप है, डिजिटल किडनैपिंग है, तरह तरह के ऐसे क्राइम, और जो अब मार्केट में चल रहा है फाइनेंशियल क्राइम, फाइनेंशियल साइबर क्राइम, ये इसका चरम रूप हमें देखने को मिल सकता है। अभी हमारे ट्रांजैक्शंस सिर्फ इंडियन रुपीज़ में हो रहे हैं, हम इनको ट्रैक कर पा रहे हैं। आगे आने वाली समस्या इससे भी बड़ी है कि क्रिप्टो करेंसीज़ को, डिजिटल करेंसी को कैसे इन्वेस्टिगेट करें। हमें सेफ रहने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है
कि आप अगर किसी भी तरीके से लापरवाह हैं तो आपका पैसा चंद मिनटों में गायब हो सकता है, आपकी इमेज खत्म हो सकती है, आपकी फेक वीडियोस बनाई जा सकती हैं, आपको डिजिटली किडनैप किया जा सकता है, आपको ऐसे ऐसे लोग फ़ोन कॉल पर परेशान कर सकते हैं ना जिनके बारे में आप जानते हैं, लेकिन आपकी मजबूरी है, आप उनसे परेशान हो रहे हैं। आप एक ही एग्जाम्पल ये देख सकते हैं कि कोई भी आपकी या मेरी किसी भी तरीके की पिक्चर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से न्यूड पिक्चर बना के वायरल करता है। आपको भी पता है ये पिक्चर फेक है, मुझे भी पता है, आपके पड़ोसियों को भी पता है, लेकिन फिर भी हमारी मजबूरी है कि उस पिक्चर के बदले, उस हटाने के बदले हम कुछ अमाउंट दें, क्योंकि हम उससे नहीं चाहते कि हम उससे लड़ाई लड़ें, हम पुलिस स्टेशन जाएं और उसकी कंप्लेंट करें, क्योंकि हमें और भी काम करने हैं। तो इस सतर्क रहने की आवश्यकता है कि अपनी इमेजेस को किस तरीके से आप सिक्योर और सिक्योर कर पाएँ। और आपको कानूनों की जानकारी होना इसलिए आवश्यक है कि अगर पानी सर से ऊपर निकल जाए तो सरकार ने पूरी तरीके से आपके लिए इतने मजबूत कानून बनाए हुए हैं जिनका उपयोग करके आप इन फ्रॉडस्टर्स तक पहुंच सकते हो और अपनी समस्या से निदान पा सकते हो। डीप फेक से सतर्क रहने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि डीप फेक वीडियोस का एक आक्रामक रूप आपको देखने को मिल सकता है। अभी फिल्म स्टार्स के साथ हो रहा है, हो सकता है आगे आने वाले समय में हमारे साथ भी हो, हमारे साथ भी हमारी वीडियोस बनाई जाएं, हमारे बच्चों को टारगेट किया जाए, हमारे बच्चों को ऐसे गेमिंग एप्लीकेशंस खिलवाए जाएं कि उनमें अकाउंट डिटेल होना मैंडेटरी हो और वो एक ऐसे जाल में फंस जाएं कि किसी भी तरीके से हमारे पेरेंट्स की, किसी भी तरीके से आपके परिवार और हमारे लोगों के अकाउंट्स को भी मजबूरन, क्योंकि उस जाल में वो फंसे हुए हैं, किसी भी तरीके से खुद आपके बच्चों के द्वारा आपके फ़ोनों को हैक करवाया जाए। भयानक रूप साइबर क्राइम का होने वाला है, इसलिए सतर्क रहने की और चीज़ों को समझने की बहुत आवश्यकता है। आए दिन हम नए नए केसेस देखते हैं, एफडी अकाउंट को हैक कर लिया, बैंक अकाउंट को फ्रीज हो गया, अननोन कंप्लेंट हो गई। व्यापार करना कितना टफ है, या आप किसी भी काम को करते हैं कितना टफ है। आप याद रखें कि माइक्रोफोन की परमिशन आपने किस एप्लीकेशन को दे रखी है। आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल करें तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। और फिर भी कुछ हो जाए तो हमारा चैनल, हम हमेशा साथ हैं। सरकार के बहुत सारे चैनल, साइबर दोस्त इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप, cybercrime.gov.in का याद रख सकते हैं, 1930 की मदद ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उपक्रम हैं जिसमें आप मदद ले सकते हैं, आपको लेनी भी चाहिए। और इस चीज़ को समझने के लिए साइबर क्राइम का रूप क्या क्या हो सकता है, साइबर क्राइम कैसे डेवलप हुआ, क्या हो सकता है, फ्यूचर क्या है, हम इन सब चीज़ों को बताने के लिए हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे और इसी चैनल पे कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपके पास लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।